तो ये है क्लास 9th का भौतिक विज्ञान अध्याय है 6 ध्वनि। हम यहाँ पे इसके लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं। तो ये प्रथम भाग वीडियो होगा और इसके पश्चात एक और भाग आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है? हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो हमें दोनों में अंतर बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे और यहाँ पे दाहिनी साइड अनुदैर्ध्य तरंगे लिखना है और दोनों में गुणों की चर्चा बारी बारी से करेंगे। तो पहला है इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे इस प्रकार गमन करते हैं, ऐसे, ठीक। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तो ऐसे तरंग जाता है तो ये इसके हो जाएंगे लंबवत यानी 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का अंश बन रहा है, ठीक। और यही गुण इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, यानी स्प्रिंग जैसा, ठीक। यहाँ पे घना है, यहाँ पे कम घना है, यहाँ पे घना है। तो अगर इसको हम दबा दें तो फिर ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक। तो ये वाला और ये वाला दो आपस में क्या हो गए, समानांतर हो गए। इसके बाद है दूसरा अंतर, अनुप्रस्थ तरंग ठोस और द्रव की सतह पर संचरण कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है, ठोस में और द्रव में अनुप्रस्थ तरंगे, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगे यानी हम ध्वनि भी कह सकते हैं, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग ही के अंतर्गत आती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में संचरण कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरा अंतर, यह तरंग निवार्त में भी गमन कर सकते हैं और उदाहरण के प्रकाश तरंगे। निवार्त का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पे हवा भी ना हो, यानी चंद्रमा वैसा स्थान हो सकता है, ये निवार्त में भी गमन कर सकते हैं। तो इसी कारण चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश धरातल पे आ जाता है, ठीक। यह निवार्त में गमन नहीं कर सकते, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण ध्वनि और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हो गया प्रकाश। और इसमें एक और सवाल था, हवा में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो हम जानते हैं हवा में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी इस प्रकार की तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 समाप्त हो जाता है। तो इसके पश्चात प्रश्न संख्या दूसरा है, तरंग दैर्ध्य की परिभाषा दें, इसके मात्रक को भी लिखें। तो तरंग दैर्ध्य किसे कहा जाता है? तो सर्वप्रथम आपको देखना है, किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पे तरंग आवृत्ति के रूप में अपने आप को पुनरावृत्ति करता है तरंग दैर्ध्य कहलाता है, उसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है और ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। तो ये देखिए, ये तरंग संचरण पथ है, कौन सा? ये होता है अनुप्रस्थ। तो यहाँ लिखा गया है तरंग आवृत्ति के रूप में अपने आप को पुनर्निर्मित करते हैं। यहाँ पे कितने साइकिल लगाता है? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 साइकिल, यहाँ से यहाँ तक 2 साइकिल, ठीक। ये ऐसे रिपीट करता है। तो ये हो गया क्या? ये हो गया श्रृंग और ये हो गया गर्त, यानी 2 श्रृंगों की दूरी, 2 गर्तों की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और ये साइकिल अपने आप को रिपीट करते हैं, यानी पुनरावृत्त करते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो इसे कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। ये हो गई दूरी, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। प्रश्न संख्या तीसरा है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य तथा आयाम से आप क्या समझते हैं? यानी सबका परिभाषा यहाँ पे करना है। तो सर्वप्रथम आवृत्ति देख लेते हैं। माध्यम के घनत्व प्रति एकांक समय में दोलन की संख्या ध्वनि की आवृत्ति कहलाती है, यानी प्रति एकांक समय 1 सेकंड में कितने दोलन बनते हैं वो कहलाती है आवृत्ति। मान लीजिए कि 1 सेकंड में बनते हैं, यहाँ पे 1 दोलन, 2 दोलन। 1 सेकंड में अगर 2 दोलन बनते हैं तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 2, ठीक। ये दोलन की संख्या हो जाती है और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। आवर्तकाल, माध्यम के घनत्व के 1 दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक अगर बनने में 1 सेकंड लगता है तो ये हो जाएगा इसका आवर्तकाल, ठीक। तो यही होता है आवर्तकाल, इसका ये समय होता है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। इसके बाद देखते हैं आयाम। तो आयाम किसे कहा जाता है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हो गया माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति से तरंग की ये विस्थापन की दूरी, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी कहलाती है ये कहलाती है आयाम, ठीक। ये कहलाती है आयाम। ये दूरी जितनी अधिक होगी ध्वनि की प्रबलता उतनी अधिक होगी, ठीक। तो आप समझ गए होंगे आयाम किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे।
आयाम की परिभाषा, किसी माध्यम में कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन आयाम कहलाती है। ये माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन माध्य क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है, ये दूरी। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या चौथा। 4 नंबर प्रश्न में है, किसी ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है, समझाएं। हमें तीव्रता और प्रबलता के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमारे कानों में ध्वनि के अनुभवों को निम्न 3 लक्षणों से पहचाना जाता है। तो ये 3 लक्षण ये हो जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ प्रबलता और तीव्रता को ही बताने हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है प्रबलता, यहाँ से प्रबलता यानी लाउडनेस। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के कानों की संवेदनशील के परिणाम की माप है, अर्थात वह गुण जिसमें कान ध्वनि को धीमी आवाज़ या तेज़ आवाज़ सुनने में व्यक्त करते हैं या परिभाषित करते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे 2 लाउड स्पीकर बजा दिए जाए, एक कम और एक ज़्यादा, तो कोई व्यक्ति सुन के बता सकता है कि ये कम बज रहा है और ये ज़्यादा बज रहा है। तो यही कहलाता है ध्वनि की प्रबलता। ये ऐसा अनुभव जिससे हम बता सकते हैं, कान बता सकता है कि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो वो हो जाती है उसकी लाउडनेस। ध्वनि की प्रबलता आयाम पे निर्भर करती है, यानी आयाम इससे पहले हम परिभाषित कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये तरंग गति हो गई, ठीक, और ये तो आप बताइए, ठीक। तो माध्यम पद से विस्थापन की स्थिति जो सबसे ऊंची कौन सी है? ये, इसका आयाम सबसे लंबा है, ठीक, ये ऊंचा है और इसका छोटा है। तो इस लाउडनेस सबसे ज़्यादा इस तरंग में होगा, यानी इस ध्वनि में हो जाएगी। ये आयाम पे डिपेंड करेगा, जितना ऊंचा होगा तो ध्वनि की प्रबलता उतनी अधिक हो जाएगी। तथा श्रोता के कान की सुग्राह्यता पर भी निर्भर करती है। सुनने वाला कोई बूढ़ा व्यक्ति है या जवान व्यक्ति है, उसकी कान की क्षमता कैसी है, सुग्राह्यता कैसी है, सुनने की क्षमता कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। 2 लाउड स्पीकर को अगर बज रहा हो तो वहाँ पे एक बूढ़े व्यक्ति और यहाँ पे एक जवान व्यक्ति सुनने को कहा जाए तो वहाँ पे भी डिफरेंट हो सकता है। बूढ़े व्यक्ति को कम सुनाई दे और जवान व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई पड़ता है। ये कान की सुग्राह्यता पर भी डिपेंड कर सकता है ध्वनि की प्रबलता। तो ये हो गया प्रबलता। अब देखते हैं तीव्रता। यह 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला ध्वनि ऊर्जा है। और ध्वनि की तीव्रता किस पे डिपेंड करती है? ये ऊर्जा पे डिपेंड करती है, ठीक, ऊर्जा पे निर्भर करती है। ज़्यादा ऊर्जा दिया जाए तो तीव्रता अधिक हो जाएगी, कम ऊर्जा दिया जाए तो तीव्रता कम हो जाएगी। तो इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक रेडियो है और यहाँ पे इस रेडियो में जो सेल होता है 2 महीने पहले भराया गया है, और एक रेडियो ये वाला है, इसमें सेल अभी अभी भराया गया है। तो आप बताइए, दोनों का वॉल्यूम फुल कर दिया जाए तो ज़्यादा साउंड कौन सा करेगा? तो ज़्यादा साउंड तो यही करेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा अभी नया है, ज़्यादा ऊर्जा है, और ये कम साउंड करेगा क्योंकि इसकी ऊर्जा काफ़ी कम है। तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो ऊर्जा पर भी डिपेंड करती है, ठीक। तो यही आपको लिखना है, इंटेंस। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किसी मोटर गाड़ी के निकट पहुंचने से पहले ही हॉर्न की आवाज़ क्यों सुनाई पड़ जाती है? तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, क्योंकि ध्वनि की चाल मोटर गाड़ी के चाल से बहुत अधिक होती है। अगर मोटर गाड़ी की चाल हो जाती, ठीक, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ध्वनि की चाल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और हवा में ध्वनि की चाल होती है 343 मीटर प्रति सेकंड, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो आप बताइए, सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा? तो ये ध्वनि पहुंचेगा, तो ये वाहन तो पीछे रह जाएगा। तो एक और उदाहरण से समझ लेते हैं इस बात को। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने दोस्त को कुछ बात कहना है आपसे, तो अगर आप चिल्ला कर बता देते हैं तो वो सुन लेगा, ठीक, ये 2 सेकंड में ही सुन लेगा। अगर यही बात ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और उसके कान में जाकर कहेंगे, ये कितना समय लग जाएगा? ज़्यादा लग जाएगा। तो यही यहाँ पे है कि ध्वनि की चाल, ठीक, और मोटर गाड़ी की चाल से ज़्यादा होती है। तो यही आपको आंसर लिखना है। तो इसके पश्चात है प्रश्न संख्या 6, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों होती है? तो ये हमें बताना है। तो ये आपको आंसर सर्वप्रथम लिखना है और उसके बाद मैं समझा देता हूँ। ध्वनि तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है, ठीक।
माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, वे अपनी विरामावस्था में ही आगे पीछे दोलन करते हैं। ध्वनि तरंग भी इसी प्रकार संचरित करती है, अतः यह ध्वनि तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। तो ये ध्वनि तरंग का तरंग संचरण पथ है, यानी क्या है, अनुदैर्ध्य है। ठीक, तो ये स्प्रिंग जैसा है और यहाँ पे जितना घना है इसे कहा जाता है संपीड़न और इसे विरलन। संपीड़न विरलन, यहाँ पे देखिए संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। ठीक, इस प्रकार रिंग जैसा है। अगर इसको हम दबा दें तो फिर कैसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा सीधा। और ये तरंग का दिशा भी कैसा है, तो तरंग का दिशा भी यही है, यानी सेम है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, तो यहाँ देखिए ये एकदम सेम है, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं, एकदम सेम शेप में जाता है दोनों। ये हो जाएंगे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक दूसरे के समानांतर हो गए। ठीक, अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे कहा गया है कि विरामावस्था में ही आगे पीछे दोलन करते हैं, तो इसको भी समझते हैं। तो ये हो गई एक घंटी और जो हवा में है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है। तो इस घंटी की आवाज़ इस व्यक्ति के पास कैसे पहुँचेगी, तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में पहुँचेगी। देखिए यहाँ पे वायु के कण हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना होगा। तो ये आपकी किताब में दिया गया है कि ये एक वस्तु है, ये कंपित है, और ये एक धागा है, इस गेंद को धागे से बांध दिया गया है। अगर ये बहुत ज़्यादा कंपित है, अगर इसको हम स्पर्श करेंगे, ये कंपन से क्या होगा, दूर फेंका जाएगा। ठीक, ये काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा। तो यही प्रक्रिया वहाँ पे लागू होती है ध्वनि। तो ये घंटी है जो बज रही है, बज रही का मतलब ये कंपित हो रही है, और यहाँ पे है वायु के कण। तो वायु के कण जो इस संपर्क में आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कंपित हो जाएंगे और पीछे की ओर ठीक चले जाएंगे धक्के से, यानी कंपित होकर। तो ये कण कंपित हो गए अधिक मात्रा में, तो ये, और यहाँ पे भी कण है, तो ये इसको धक्का दे देंगे तो ये भी कंपित हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे फिर गैप हो गया, फिर ये भी कंपित हो जाएगा। इस प्रकार ये कंपित हो गया, फिर ये चले गए यहाँ पे तो इसको भी कंपित कर देगा, फिर ये चले गए तो इसको भी कंपित कर देगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए ये इसको कंपित कर दिया, फिर ये चले गए यहाँ पे तो इसको भी कंपित कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे इस प्रकार कंपित होकर श्रोता के कानों में साउंड पहुँच जाते हैं, ऐसे। ठीक, ऐसे इस प्रकार। तो आप बताइए, ये अपने विरामावस्था में रहकर ही दूसरे को कंपित कर देते हैं, यही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक, यानी आगे पीछे दोलन करते हैं, ऐसे आगे पीछे दोलन करेंगे। ये कण इसको कर देगा, ये कण इसको कर देगा, फिर ये कर देगा इसको, फिर ये कर देगा इसको। ठीक, ये कंपन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई और तभी हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य क्यों होती है। तो आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं, 7 की तरफ। आपका मित्र, एक जो मित्र है, एक अंधेरे कमरे में बैठा है। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण आप कमरे से बाहर ही उसकी आवाज़ पहचानने में मदद करेगा, तो इसका आंसर यही है। हमारे कान ध्वनि के अनुभव निम्न 3 लक्षणों से पहचान जाते हैं: तारत्व, प्रबलता और गुणता। तारत्व का मतलब होता है ध्वनि कितनी मोटी है और पतली है। प्रबलता मतलब उसकी क्षमता, ये कितनी ज़्यादा आ रही है, कितना कम। गुणता या ध्वनि कितनी मीठी ध्वनि है, यानी अच्छी लगती है या कोलाहट है। तो ये इन तीनों गुणों से हम उसकी आवाज़ को पहचान सकते हैं। तो एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन पे किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं, आप उस व्यक्ति को नहीं देखे हैं। मोबाइल फ़ोन पर हम किसी की आवाज़ आसानी से पहचान जाते हैं। लगातार 2-3 दिन बात करने के बाद अगर कोई व्यक्ति चेंज हो जाता है तो हम उसकी आवाज़ तत्काल पहचान जाते हैं। कैसे? तो ध्वनि के तारत्व के कारण, ठीक, और उसके गुणता के कारण और प्रबलता के कारण। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अंधेरे आवाज़ में भी हम अपने दोस्त की आवाज़ को पहचान जाते हैं, हमारे कान उसको पहचान लेते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 8वां नंबर प्रश्न है, एक परावर्तक सतह के सामने एक ध्वनि स्रोत रखने पर उससे उत्पन्न ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी नियत रखें तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक सुनाई पड़ेगी? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ताप उच्च होगा। ठीक, जिस दिन ताप कम होगा ये नहीं होगा, जिस दिन ताप उच्च होगा ये होगा, क्योंकि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कैसे? तो इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे एक घंटी है जो बज रही है, ठीक, और यहाँ पे टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है। तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा
तो वायु के कण और ज़्यादा अधिक ऊर्जा पाकर गतिशील हो जाएंगे और तेज़ी से एक दूसरे को कंपित करने लगेंगे। ठीक, और इससे प्रतिध्वनि भी काफ़ी जल्दी सुनाई पड़ेगी, काफ़ी जल्दी सुनाई पड़ेंगी और ध्वनि की चाल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जबकि हम जानते हैं कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगर तापमान कम कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल काफ़ी कम हो जाएंगी, वायु के कण कम ऊर्जा से कम गतिशील हो जाएंगे, यानी कम कंपित होने लगेंगे। तो यही आपको लिखना है जिस दिन ताप अधिक होगा। तो ये रहा आज का, समाप्त हुआ प्रश्न संख्या 8 तक। इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे 8 से अगला प्रश्न। तो धन्यवाद।